एक सर्टेन क्वालिफिकेशन, एक योग्यता के बाद ही आप महामंडलेश्वर की उपाधि देंगे, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ काफी समय से महामंडलेश्वर जैसे अति प्रतिष्ठित और पूजनीय मान्य पद को लेकर के कई तरह के विवाद है। और विवाद इसलिए है कि अभी कहा यह जा रहा है कि महामंडलेश्वर के पद को कमर्शियल कर दिया गया है। जिसकी इच्छा होती है वो जो है धन दे करके महामंडलेश्वर बन जाता है। ऐसे में आपने स्टैंड ये लिया कि एक योग्यता के बगैर, एक न्यूनतम योग्यता के बगैर आप महामंडलेश्वर नहीं बनाएंगे। तो ये इस पर बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं है महाराज जी? आपने ठीक कहा। देखिए, एक जो महामंडलेश्वर होता है उसके पास विद्या बल होना ही चाहिए, विद्वान होना चाहिए, जन बल भी होना चाहिए, उसके समर्थक होने चाहिए और धन बल भी होना चाहिए। अगर उसके पास धन बल नहीं है, उसको अपने संत बन के रहना चाहिए। धन बल उसके पास है तभी उसके पास समर्थक आ सकते हैं। समर्थक जब अच्छे अच्छे आएंगे, धन आएगा। जब धन आएगा, यज्ञ होंगे, अनुष्ठान होंगे, गौशाला बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, जनहित में कार्य होगा। अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम महामंडलेश्वर बन जाए। मैं कहता हूँ भैया छोड़ो, ऐसा मत करो। महामंडलेश्वर वही होगा जो पहले विद्वान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। विद्वता के पश्चात हम देखते हैं कि समाज में इसका क्या स्टैंडर्ड है, समाज क्या मानता है इनको, और उसके पश्चात धन का होना बहुत जरूरी है। बिना अर्थ के काम नहीं होगा, बिना अर्थ के काम नहीं होगा। बड़े बड़े प्रकल्प और जहाँ आपने मुझे बताया, ये बात बताई, हमारे स्वामी वेद मूर्ति जी है जो आपके चैनल पे भी बैठते हैं। आप कभी उनको पूछेगा? जब हमारे स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज ने चैनल पे सनातन के लिए पूरा डिफेंस किया, इन्होंने सनातन के लिए बिल्कुल पूरा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े किए इन्होंने। बोलते तो बिल्कुल। तो जब मैं टीवी देख रहा था, मैंने कहा नहीं, एक्चुअल में ये बेस्ट संत है। मैंने इनको फोन किया, मैंने अखाड़े में बुलाया। इन्हें पता नहीं था ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अखाड़े में आए और हमने इनका पट्टाभिषेक किया। कहने का तात्पर्य, हम भी ढूंढते अच्छे अच्छे संत होने चाहिए। अच्छे संत होंगे, अखाड़े का जो हमारा अखाड़ा है, हमारा अखाड़ा भी विकसित होगा और लोग उनको देखेंगे। जब उनको देखेंगे, हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी कुछ करें। मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे यहाँ पीजी कॉलेज है और हरिद्वार में सबसे पहला 1955 का पीजी कॉलेज है। और हरिद्वार के जितने पुराने लोग हैं सभी ने जो अपना BCom, MCom, MSc आदि हमारे कॉलेज से ही क्वालिफाई किया है। और एक दिन की बात है, मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, हमारे प्रोफेसर कोई सब डॉक्टर लिखते हैं, पीजी कॉलेज है, डॉक्टर लिखते हैं। मेरे मन में भी आया, मैंने कहा यार सब डॉक्टर लिखते हैं तो मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, आई एम सिंपली MA। एक मन में भाव बना, तो मैंने सोचा क्यों न मैं PhD करूँ। और मैं उनको देखा देखी में मैंने भी PhD कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संतों को कभी भी शांत नहीं बैठना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम ये मस्तिष्क जो है, अगर हम खाली बैठ गए तो यहाँ शैतान का वास होता है। भूत प्रेत पिशाच सभी जो है हमारे मस्तिष्क में आएंगे। और अभी समझो, हमारी जो निरंजनी अखाड़ा, हमारा प्रयास है, हमसे जो भी सोशल वर्क है, हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम अच्छा काम करें और एक पूरा संदेश हम समाज में दें कि संतों को ऐसा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जिस संत का भी जो पद अधिकारी है, आम खाम संत की बात नहीं, आम खाम तो कोई दिक्कत नहीं, जो पद अधिकारी है, जो अखाड़ों के सचिव, अखाड़ों के श्रीमंत है, जिनके नाम अखाड़े की प्रॉपर्टी है, अगर कहीं भूले से भी कोई घर वाला उसके यहाँ अखाड़े में आ गया, उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। कारण क्या है? देखिए, गृहस्थ आश्रम में आप देखते हैं कभी भाई की शादी है, बहन की शादी है, फिर मौसी की शादी है, और जब घर वाले आएंगे वो बोलेंगे भाई हमारा भाई जो है बहुत बड़ा मेहनत है अखाड़े का। और जो उसको जानते भी नहीं है, फिर सभी लोग रिश्ते निकाल करके अखाड़े में आएंगे। और जो हमारी संस्था की प्रॉपर्टी वो कहाँ जाएगी? गृहस्थ में जाएगी। इसीलिए हमने बयान लगाया है कि जितने भी पदाधिकारी, किसी का घर से संबंध नहीं होगा। और बाकी पूरा प्रयास है, कुंभ आने वाला है और जो भी हमारे यहाँ कानून होता है उसका जो अमेंडमेंट होता है वो भी होता रहता है। और आप बड़े बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं महाराज जी। और ये कहा जाता है कि आप आगे बढ़कर ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके बारे में बहुत लोग नहीं सोच सकते। हमने पिछले कुंभ में देखा था, कोविड को लेकर के लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच आपने जो है उसे टाइम से पहले
समापन की बात कही थी, इसे लेकर के आपको कई विरोध भी झेलना पड़ा था। तो ऐसे में एक चुनौती ये भी रहती है कि व्यक्तिगत रूप से आप क्या निर्णय चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये एट लार्ज समाज के और आने वाले जो लोग हैं श्रद्धालु उनके हित में होगा। तो उसे देखते हुए अब ये जो कुंभ है महाराज जी, इसकी व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा प्रणाली को लेकर के क्या और कैसे आपने चीजें तय की हैं? बिल्कुल आपने देखा होगा, हम सबका प्रयास है, ख्वाह यह साधु संत हो, हमारी सरकार हो, सबका प्रयास है कि हमारा कुंभ दिव्य और भव्य हो, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित हो। सुरक्षित कुंभ हमें चाहिए। और हरिद्वार की जब आप बात करेंगे, हरिद्वार में 30 किलोमीटर लंबे घाट है। हमारे घाट भादराबाद से ही बनना शुरू हुआ है, और भादराबाद से बनते बनते कहाँ सप्तऋषि तक है। आप ऋषिकेश में जाएंगे, वहां भी घाट है, दोनों साइड से घाट है। तो हरिद्वार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार में जितना भी यात्री आएगा, करोड़ों की संख्या में आएगा, हमें स्नान में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो दिल्ली का यात्री आएगा वो हमारे भादराबाद के घाटों पे स्नान करेगा। हमारा जो प्रयागराज आदि मुरादाबाद वाला जो यात्री आएगा वो शामपुर के घाटों पे स्नान करेगा। जो हमारा पहाड़ का यात्री आएगा, देहरादून से होते हुए आएगा, हमारे पास ऋषिकेश है, हमारे पास सप्तऋषि है, भूपत वाला, वहां पे स्नान होगा। तो हरिद्वार में मैं समझता हूँ यहाँ हमें कुंभ करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों का निवास कहाँ है? हरिद्वार में है। प्रयागराज में जब हम वहां जाते हैं वहां कैंप लगता है, लेकिन यहाँ हमारे अखाड़े बने हुए हैं, यहाँ कैंप की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम समझते हैं यहाँ का जो कुंभ होगा बहुत ही अच्छा होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा और सुरक्षित होगा। और मैंने सबको आह्वान किया है, आओ हरिद्वार में कुंभ करें, और ज्ञात अज्ञात में जो हमसे पाप होते उसका प्रायश्चित होगा। महाराज जी, अभी चीजें राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा के हिसाब से थोड़ा बदली है, क्योंकि अभी हमने देखा दिल्ली में जो कुछ भी अराजकता हुई है जंतर मंतर पर आंदोलन के नाम पर, वहां पर हमने देखा अब सामने आ रहा है कि उस आंदोलन की आड़ में कई सारे आरोपी अपराधी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है उससे सामने भी आया है, वो उसमें घुस आए थे। ऐसे में अब जब हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जहां जहां चीजें हो रही हैं वहां पर ऐसे विध्वंसकारी दूसरे देशों की जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं वो मौके की तलाश में है, ऐसे में आपको लगता है कि कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था और बड़ा मुद्दा हो गई है? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। सुरक्षा अपनी जगह पे ठीक है, पुलिस होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये जहाँ हमारे शांत है वो स्वयं सुरक्षा गार्ड है, हम खुद सैनिक बैठे हुए हैं। और जब ये जितने भी आपने जिनका नाम दिया, ये जितने भी लोग हैं, जब ये नागा संतों को देखते हैं ये बिल्कुल कांप जाते हैं। एक बार पन्नू ने भी आवाज लगाई थी, प्रयागराज में हम आ रहे, मैंने कहा आजा बेटा, यही तो समय है, हमें भी मौका मिलेगा, हम क्या है, अपने आदमी भेजो। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे अखाड़ों में हम बिल्कुल भय नहीं खाते हैं, और हम जानते हैं अगर हमसे कोई टकराएगा वो चूर चूर ही हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसा कोई इतना बड़ा मुद्दा हमें नहीं लेना चाहिए। और कुंभ तो आते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ सनातन के बड़े बड़े कथाएं होती है, राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, देवी भागवत कथा हो रही है, तो उससे भी व्यक्तियों का ब्रेन वॉश हो जाता है। हमें कैसे रहना चाहिए, हमें भाई से कैसे प्रेम का, मतलब जो भी हमारी जो परंपरा है वो पूरा प्रयास हमारा होता। कुंभ में हम जो है सबको अपनी परंपरा सब तक पहुंचाए, और मैं समझता हूँ कुंभ में हमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी देखिए जहाँ भीड़ है, भीड़ कंट्रोल के लिए तो प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, पुलिस का होना बहुत जरूरी है, PSC का होना जरूरी है, ये आवश्यक है।